हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी मंत्रा। माय नेम इज राजीव हीर। आज के इस सेशन में हम मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर को कवर करेंगे। इससे पहले वाले 3 सेशंस में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के मैसिव आर्किटेक्चर को पढ़ा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक बहुत ही व्यापक स्तर पे हमें आर्किटेक्चर देखने को मिला। हमने उसकी इन डेप्थ स्टडी की। आज के इस सेशन में हम मौर्यन पीरियड में स्टेट स्पॉन्सर्ड आर्ट, स्टेट स्पॉन्सर्ड आर्किटेक्चर को इन डेप्थ स्टडी करेंगे। 2 बड़े फीचर पहली बार जो हमें देखने को मिले वो ये कि अब मौर्य टाइम पीरियड से स्टेट जो है वो स्पॉन्सर करेगा आर्किटेक्चर और आर्ट से संबंधित कई सारी चीज़ों के डेवलपमेंट को। यहाँ पे बड़ी चट्टानों से बड़े रॉक्स, मोनोलिथिक रॉक को काट के उसमें से गुफाओं को कार्व आउट किया जाएगा। हम देखेंगे कि बहुत सारी गुफाएं बनाई जाएंगी और वो गुफाएं मौर्य राजाओं के द्वारा अलग अलग पंथ या फिर संप्रदायों को दान में दे दी जाएंगी, जैसे बराबर की गुफाएं है ना, लोमश ऋषि केव्स, बहुत सारी गुफाएं। हम ये भी पाएंगे कि पिलर्स को एक बनाने का स्ट्रक्चर मौर्यों के टाइम पीरियड में स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ता है। हम ये जानेंगे कि कैसे पॉलिश्ड पिलर लस्टर फिनिश वाले यानी एक शाइन वाले चमकदार पॉलिश्ड पिलर मौर्यों के टाइम पीरियड में बनाए गए, और ये स्टोन के भी पिलर्स मिलेंगे और रॉक कट पिलर्स भी देखने को मिलेंगे। हम अलग अलग फीचर्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। हम अलग अलग डिविजन्स इन पिलर्स की करेंगे, जैसे लॉइन कैपिटल या फिर कैपिटल एट द टॉप शीर्ष पे इस पिलर के एक कैपिटल फॉर्मेशन होगा, वहाँ 3 अलग अलग जानवरों को स्थान दिया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने अपना एबेकस क्रिएट किया है, जिसमें एक धर्म चक्र जो अशोक के पहले उपदेश फर्स्ट सरमन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें 24 तीलियां हैं, उसको लगाया गया है। कौन कौन से 4 एनिमल्स को उस एबेकस पे इन्होंने स्थान दिया है। उसके बाद इन्वर्टेड लोटस कहाँ बनाया है, और फिर शेफ्ट पिलर का कौन सा हिस्सा। ऐसे कई सारी तमाम चीज़ों को हम स्टडी करेंगे इन डिटेल। शुरुआत से बेसिक से शुरू करते हैं। 600 BC का टाइम पीरियड है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की डेवलपमेंट का, यानी धार्मिक क्रांति का ये समय था। इस समय में कई सारे अलग अलग संप्रदाय, लगभग 62 सेक्ट्स डेवलप हुए थे। यहाँ पर जैनिज़्म और बुद्धिज़्म बड़े पैमाने पे 2 नए धर्मों के रूप में, ऑल्टरनेटिव रिलीजन्स के रूप में सोसाइटी में देखने को मिला था। लगभग 400 और 300 BC का टाइम पीरियड है जब मौर्यस जो है उनका चरम या फिर उनका क्लाइमैक्स हमें देखने को मिला, उनका ओरिजिन देखने को मिला। हम पाएंगे कि यक्ष और यक्षिणी की पूजा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित थी इस टाइम पीरियड में। मौर्यस की बात करें तो मौर्यस के द्वारा स्टेट स्पॉन्सर्ड आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलेगा। स्टेट ने अब आर्किटेक्चर और कला को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया है। अब ये पॉपुलर आर्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये स्टेट आर्ट की कैटेगरी में आने लगेगा। पॉपुलर आर्ट होता है वो आर्ट जो मासिस के द्वारा बनाया जाता है, पब्लिक के द्वारा बनाया जाता है, वो पॉपुलर आर्ट की कैटेगरी में आता है। तो मौर्यस जो है इनके टाइम पीरियड में स्तूपों का निर्माण हुआ। स्तूप जहाँ बुद्ध की रेलिक्स अवशेष होते हैं, उसके ऊपर एक माउंड, एक टीला बना दिया जाता है। इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ होता है और बाद में इसी स्तूप को अलग अलग 4 तोरण द्वारों से सजा दिया जाएगा, जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी स्तूप के ऊपर एक छत्र होगा। छत्र में 3 इस प्रकार की स्ट्रिप्स होंगी जो बुद्धा, धम्मा और संघा को रिप्रेजेंट करेंगी। हम देखेंगे यहाँ एक हर्मिका बनाया जाएगा। हर्मिका ईश्वर के निवास स्थान को कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि इसमें अलग अलग जो है वो प्रदक्षिणा पथ के साथ साथ नए स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ऐड कर दिए जाएंगे। इन डिटेल हम स्तूपास को एक सेपरेट क्लास में स्टडी करेंगे, जो कि अगली क्लास होगी। अभी ये जान लेते हैं कि मौर्य पीरियड में स्तूप बनाए जाने शुरू हो गए। गुफाओं को काट कर उनमें चैत्य और बिहार बनाने शुरू कर दिए गए। चैत्य होते हैं पूजा स्थल और बिहार होते हैं रेजिडेंशियल एरियाज, जहाँ बौद्ध भिक्षुक रहने के लिए इनको इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही एक शब्द होता है बसादी। बसादी जो है वो जैनियों के द्वारा, जैन धर्म के लोगों के द्वारा पूजा के स्थान या रहने के स्थानों के रूप में यूज़ किया जाता है। इन्हीं गुफाओं को जैन भिक्षुक जो हैं, जैन मुनि जो हैं, वो बसादीज के रूप में यूज़ करते हैं और इन्हीं गुफाओं को बौद्ध भिक्षुक बिहार और चैत्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
हम स्टोन के बने हुए पिलर्स देखेंगे और चट्टानों के कटे हुए पिलर्स भी देखेंगे। चट्टानों से काट के स्तंभ बनाए गए और सजाए गए, स्टोन्स के पिलर्स बनाए गए, और हम चट्टानों से कटी हुई रॉक कट केव्स भी देखेंगे, जैसे बराबर केव्स, बराबर की गुफाएं। इसके अलावा मोनुमेंटल फिगर स्कल्पचर्स देखेंगे, जैसे यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति कलाएं, जिनको हम स्टडी करेंगे। मौर्यन पिलर्स की अगर बात करें तो मौर्याज दो प्रकार के पिलर्स का इस्तेमाल करते हैं, रॉक कट पिलर्स और स्टोन पिलर्स। जो स्टोन के बने हुए स्तंभ हैं उन पर अभिलेख जो है वो खुदे हुए होते हैं, ये शिलालेख भी बोल सकते हैं। तो स्टोन पिलर्स पे हमने इंस्क्रिप्शंस को भी देखा है, पाया है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो वो वुडन पिलर्स भी यूज करता था, लकड़ी के स्तंभों का इस्तेमाल चंद्रगुप्त मौर्य करते थे, और बाद में अशोक ने रॉक कट पिलर्स और स्टोन पिलर्स का इस्तेमाल ज़्यादा बड़े पैमाने पे करना शुरू कर दिया। ये जो स्तंभ होगा, इसका टॉप वाला जो पोर्शन है उस पर एक कैपिटल फिगर देखने को मिलेगा। यहाँ आपको 3 एनिमल्स मिलेंगे, या तो बुल होगा, या लॉइन होगा, या फिर एलिफेंट होगा। अभी हम इन पिलर्स को स्टडी करेंगे, इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे कैपिटल फिगर, या फिर अबेकस, या फिर इन्वर्टेड लोटस और शेफ्ट। तो अभी सिर्फ इतना जान लो कि ये जो पिलर्स हैं इसके ऊपर 3 अलग अलग एनिमल्स का मोटिव देखने को मिलेगा, कैपिटल देखने को मिलेगी, बुल, लॉइन और एलिफेंट। हमें जो लौरिया नंदनगढ़ से पिलर मिला है उस पिलर को हम स्टडी करेंगे। मौर्यन मूर्तिकला का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है लॉइन कैपिटल, जो सारनाथ से हमें मिली है। सारनाथ के लॉइन कैपिटल को आप सभी बखूबी जानते हैं, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूज किया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है एज अ स्टेट सिंबल। इमेज ऑफ यक्षा, जरा यक्ष की प्रतिमा को एक बार नजर डाल लेते हैं। ये जो प्रतिमा है वो यक्ष की प्रतिमा है, लेफ्ट हैंड साइड में। फ्रंट और बैक दोनों जो हैं वो यक्ष के ही हैं, और राइट हैंड साइड में जो है वो लॉइन कैपिटल है सारनाथ की, जिसको अब भारत सरकार ने एडॉप्ट कर लिया है। भारत सरकार इस सिंबल को स्टेट सिंबल के रूप में यूज करता है। पहले यक्ष की इन स्कल्पचर्स मूर्तिकलाओं को जरा कुछ फीचर्स के रूप में देखते हैं। यक्ष की जो इमेज है इसमें ह्यूमन फिजिक को डिपिक्ट किया गया है। जो फेस है वो राउंड है, यानी इस वक्त की जो मूर्तिकलाएं मिलेंगी उन मूर्तिकलाओं में फेस के ऊपर आपको फ्लैश ज़्यादा बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। वहीं 400 एडी के बाद के आप जितने भी मूर्तिकलाएं देखोगे उनमें फेस पर या बॉडी में फ्लैश नहीं होगा, वो जीरो फ्लैश की कैटेगरी में आ जाएगा। यानी आपको ये जो चेहरे हैं वो राउंड शेप में नहीं मिलेंगे, ये विदाउट एनी फ्लैश, बिना किसी चर्बी के आपको देखने को मिलेंगे। धीमे धीमे ये फ्लैश कम होता जाएगा 200 एडी के बाद। तो यहाँ पर ह्यूमन फिजिक हमें देखने को मिली है, राउंड फेस देखने को मिला है। चीक्स जो गाल हैं उन्हें प्रोनाउंस्ड या फिर उभरा हुआ हमें देखने को मिले। पॉलिश्ड सरफेस मिला है यक्ष की मूर्तिकला का भी। वहीं हमें एक यक्षिणी की भी मूर्तिकला प्राप्त हुई है, हम यक्षिणी की भी ब्यूटी को अभी एडमायर करेंगे। हमें एनिमल मोटिव्स मिले हैं, पिलर्स मिले हैं जिन पे कैपिटल फिगर्स हैं अलग अलग एनिमल्स की, और रॉक कट केव्स मिले हैं। एक हमें रॉक कट एलिफेंट मिला है उड़ीसा के धौली से। यहाँ पर एक चट्टान है, उस चट्टान में एक हाथी का फेस आपको देखने को मिलेगा जिसमें हाथी की सूंड बनी हुई है। तो हाथी की सूंड और हाथी का फेस बना हुआ है, बाकी ये पूरी एक रॉक है, मोनोलिथिक रॉक है। तो ऐसा हमें एक स्कल्पचर मिलेगा कहाँ से, धौली से, उड़ीसा से। उसको रॉक कट एलिफेंट बोलते हैं। साथ ही रॉक कट जो केव्स मिली हैं वो बराबर की पहाड़ियों से लोमस ऋषि केव्स, जो आजीविका संप्रदाय को अशोक के द्वारा दे दी गई। अब एक नज़र इन सभी चीज़ों पर डालते हैं। ये जो स्कल्पचर आपको दिख रही है ये स्कल्पचर है यक्ष की मूर्ति है। यहाँ पे यक्ष की जो फिजिक है, उस फिजिक को यहाँ पे दर्शाया गया है। यक्ष की इस मूर्तिकला को पॉलिश्ड कैटेगरी में डाला गया है। यहाँ पर जो लॉइन कैपिटल देखने को मिल रही है ये वाला हिस्सा आपका कैपिटल का होता है। कैपिटल में आपको एक एनिमल यहाँ देखने को मिलेगा। हमने अभी 3 एनिमल्स का जिक्र किया, उन 3 में से एक एनिमल यहाँ देखने को मिलेगा। इस पार्टिकुलर स्कल्पचर में ये जो एनिमल है वो लॉइन है। यहाँ पे हमें 4 मैसिव लॉइन्स देखने को मिलेंगे जो बैक टू बैक एक दूसरे के पीछे अरेंज है, सिटेड है। ये 4 मैसिव लॉइन्स एक अबेकस के ऊपर हैं, इसको हम अबेकस बोलेंगे।
ये अबेकस स्क्वायर शेप का होगा या फिर राउंड शेप का होगा। इस अबेकस में हम 4 एनिमल्स देखेंगे, एक यहाँ आपको दिख रहा है, एक यहाँ और 2 ठीक इसके पीछे। और ये धर्म चक्र है जो अशोक के पहले सरमन या उपदेश को रिप्रेजेंट करता है। इसी धर्म चक्र को, जिसमें 24 तीलियां हैं, हमने अपने राष्ट्रीय झंडे की बीच वाली पट्टी में इस्तेमाल किया हुआ है। इसके बाद ये इन्वर्टेड लोटस है, कमल, जिसको इन्वर्ट किया हुआ है। इसके ठीक नीचे हमें शेफ्ट मिलेगा। ये पिलर का निचला भाग है। ज़्यादातर जो फाइंडिंग्स हैं उनमें वो शेफ्ट हमें टूटा हुआ मिला है। इसके अलावा जो गुफाएं हैं, जो केव आर्किटेक्चर है, उस केव आर्किटेक्चर में हमें चैत्याज और बिहाराज देखने को मिलेंगे। यानी जो केव आर्किटेक्चर हम पढ़ेंगे मौर्य टाइम पीरियड से, उस गुफा वास्तुकला में हम ये पाएंगे कि बौद्ध और जैन भिक्षुकों के द्वारा उसको वर्षा बास के दौरान यूज़ किया जाता था। जब मॉनसून की वर्षा होगी तो उस वर्षा में ये धार्मिक गुरु जो हैं वो अपने प्रचार के लिए अलग अलग गांव में नहीं जाएंगे, वो वर्षावास करेंगे, स्टे करेंगे, रुकेंगे उस मॉनसून के सीज़न में। उस वक्त ये प्राकृतिक गुफाओं का इस्तेमाल करेंगे और इन गुफाओं में अगर वो बौद्ध भिक्षुक हैं तो बिहार की तरह इस्तेमाल करेंगे। बिहार का मतलब है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, रहने के लिए, आवास के लिए, या फिर वो चैत्य के रूप में इस्तेमाल करेंगे। चैत्य है पूजा स्थल के रूप में। अगर वो जैन मुनि हैं तो इन्हीं को बसादीज के रूप में यूज़ करेंगे। बसादीज जैन मुनियों के द्वारा पूजा के स्थल और रहने के स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें यहाँ चैत्याज मिलेंगे, स्तूपाज मिलेंगे, बिहार मिलेंगे। स्तूप जो हैं उसमें मोस्टली बुद्ध के रेलिक्स होते हैं। अब चूंकि बुद्ध के जो अवशेष हैं वो सिर्फ 8 स्थानों पर पाए गए और ये 8 स्थान अलग अलग महाजनपदास के अलग अलग एरियाज हैं, स्पेसेस हैं, प्लेसेस हैं। इन 8 रेलिक्स के बाद जितने भी हमें अवशेष मिलेंगे, या तो वो अवशेष बोधिसत्वा के होंगे, या तो वो अवशेष बोधिसत्वा के होंगे, या फिर वो अवशेष बौद्ध भिक्षुक के होंगे, मॉन्स के होंगे, बौद्ध भिक्षुक के होंगे। इसके अलावा वो रेलिक्स आपको अरिहंतों के या अरहत के मिल जाएंगे। किसके मिल जाएंगे? अरहत के। क्योंकि बुद्ध के तो जितने रेलिक्स हैं वो सारे के सारे रेलिक्स 8 स्थानों पर पहुंचाए जा चुके हैं, तो उनके अवशेष तो नहीं मिलेंगे। बाकी स्तूप बनाया ही अवशेषों के ऊपर जाता है, रेलिक्स के ऊपर जाता है, तो किसी न किसी के रेलिक्स होने अनिवार्य हैं। तो अगर बुद्ध के नहीं तो बोधिसत्वास के, बोधिसत्वास के नहीं तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के, या फिर अरहंतों के, या फिर इनके डिसाइपल्स के, फॉलोअर्स के, जो खुद भिक्षुक हैं। अब बढ़ते हैं आगे। एक स्तूपा हमें बैरत स्तूपा मिला है राजस्थान से 300 BC में। यहाँ पर भी हम बाकी स्तूपों की तरह एक प्रदक्षिणा पथ देखेंगे। मैं इन डिटेल आपके साथ 2 टॉपिक्स करूँगा इस टॉपिक के बाद, जिसमें हम स्तूप पढ़ेंगे और स्तूपों के बाद हम केव आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। अभी के लिए उन सभी फीचर्स को फटाफट देख लेते हैं जो मौर्यन टाइम पीरियड से हमें मिले हैं। हमें एक सांची का स्तूपा मिला है और ये सांची का स्तूपा ब्रिक्स, ईंट से बना हुआ है। बाद में स्टोन से हम इन स्तूपों को बना हुआ देखेंगे। यानी शुरुआत में जब स्तूप बनाए जाते हैं तब ईंटों से इस माउंड, इस टीले को प्रिपेयर किया जाता है। बाद में हमने देखा कि यहाँ स्टोन्स का भी यूज़ किया गया है। हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस, कुछ अभिलेख मिले हैं जहाँ इन सभी कलाकारों के नाम मिले हैं। यानी जो कलाकृतियाँ करते हैं, वो कलाकृतियाँ करने वाले कलाकार अपना नाम उन पेंटिंग्स या फिर उन जो है आर्ट वर्क्स के नीचे लिखा छोड़ देते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कोई पेंटिंग है, कोई फ्लैक्स है, उसके नीचे कलाकार का नाम आज़ाद पेंटर, या फिर जैसे बोल दिया हमने श्री राम फ्लैक्स सेंटर या कुछ भी ऐसे हमने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे। तो ठीक वैसे ही हमें कुछ इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं। एक नाम कान्हा मिलता है जो पीतलखोरा गुफाओं से है, और बालक है जो कौंडेन गुफाओं से। ये 2 हमें आर्टिजन्स के नाम मिलते हैं, कान्हा और बालक। अब ये किस किस कैटेगरी के आर्टिजन्स हैं, ये कैसे कलाकार हैं, कैसे शिल्पकार हैं, किन किन चीज़ों में ये जो है वो अपनी महारत हासिल रखते हैं, इनकी स्किल्स हैं। ये पत्थर को काट के उसकी नक्काशी करने में माहिर हैं, स्टोन को पॉलिश करने में एक्सपर्ट्स हैं, ये बेहतरीन कारपेंटर हैं, बढ़ई हैं, और ये गोल्ड स्मिथ हैं, सुनार हैं।
इसके अलावा हमने और कुछ चीज़ें मौर्यन टाइम पीरियड से देखी। हमने देखा कि अलग अलग रॉक कट केव्स को अशोक जो है वो अलग अलग संप्रदायों को दान में दे देते हैं, जैसे आजीविका संप्रदाय, जैसे बौद्ध धर्म। हमने सारनाथ से मिले लॉइन कैपिटल को भी देखा, जिसमें 4 मैसिव लॉइन फिगर्स हैं टॉप पे। हमने देखा ये सभी लॉइन्स बैक टू बैक एक दूसरे के पीछे बैठे हैं। इनकी स्ट्रॉन्ग मसल्स हमें विजिबल हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। इनके लिप्स को हम स्टडी कर सकते हैं। इनके लिप्स में कुछ इन्वर्स्ड लाइन्स हैं नीचे वाले होठ में। इसके साथ ही साथ इनके जो फीट हैं वो स्ट्रेच्ड मसल्स शो करते हैं, और एक धर्म चक्र अबेकस में हमने देखा है। इन फीचर्स को हमने थोड़ी देर पहले स्टडी किया है। इसके अलावा हमें यहाँ से सारनाथ का एक कैपिटल मिलता है। सारनाथ के कैपिटल में भी हमने अबेकस में जो है वो एक धर्म चक्र देखा है, जिसमें 24 तीलियां हैं। हमने कैपिटल यानी टॉप पे उस पिलर के टॉप पे शीर्ष पे एलिफेंट, हॉर्स और लाइन और वुल, इन 4 को एबेकस वाले रीजन में देखा है। टॉप पे हमने 3 एनिमल्स देखे थे और एबेकस में 4। तो जो एबेकस वाला रीजन था, एबेकस वाला रीजन आप देख पा रहे होंगे, ये वाला रीजन, इस एबेकस वाले रीजन पे हमने 4 एनिमल्स देखे हैं। एक बार वापस से आपको बता दूं, ये वाला रीजन जो है ऊपर वाला, ये वाला रीजन है कैपिटल वाला, और ये वाला रीजन है अबेकस वाला। तो अबेकस वाले रीजन में हमने 4 एनिमल्स देखे हैं, और कैपिटल वाले रीजन में हमने 3 एनिमल्स देखे हैं। तो ये जो 4 एनिमल्स हैं, उन 4 एनिमल्स में हमें बुल मिलेगा। एक बार मैं वापस से इन चीज़ों को हाईलाइट कर दे रहा हूँ। हमें एबेकस वाले रीजन में एक बुल, हॉर्स, एलिफेंट और लॉइन ये मिलेंगे, और हर एबेकस पे एक चक्र मिलेगा जिसमें 24 तीलियां हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इन हाथियों ने, शेरों ने, इन लॉइन्स ने अपनी सांस रोक रखी हो और फिर इस स्कल्पचर को उकेरा गया हो। दे आर हैवीली पॉलिश्ड स्कल्पचर्स। जैसा मैंने बताया कि मौर्यन पॉलिश बहुत ही विशेष है। ये स्पेशलाइजेशन आपको हर जगह देखने को मिलेगा, मौर्य पॉलिश वाला। तो हैवीली पॉलिश्ड हमें यहाँ पर स्कल्पचर्स देखने को मिले हैं। आपके सामने स्क्रीन पे एक यक्षिणी है, जिसकी हमें स्कल्पचर मूर्ति मौर्य पीरियड से मिली है। अगर इस यक्षिणी को ध्यान से देखें तो ये ऑर्नामेंटेड स्कल्पचर है। इन्होंने ज्वेलरी पहन रखी है, सर के ऊपर आप देखोगे तो ये ज्वेलरी है। इसके अलावा फेस जो है वो एकदम राउंड फेस है, राउंड फेस, फ्लैशी बॉडी है। पूरी बॉडी अगर आप देखोगे तो ये फ्लैशी बॉडी है। इसके अलावा शी इज़ हैविंग हैवी ब्रेस्ट के अलावा ये आपको नेकलेस देखने को मिल जाएगा, नेकलेस जो नाभि तक है ना। इसके अलावा आप देखोगे कि इनका जो ये वाला हाथ है, राइट हैंड, इसमें बैंगल्स आपको मिलेंगी। लेफ्ट हैंड ब्रोकन है। ये जो इन्होंने ड्रेप कर रखा है बॉडी को जिन वस्त्रों से, जिन रोब से, वो रोब ट्रांसपेरेंट है, और ये वस्त्र जमीन तक टच करते हुए जा रहे हैं। आप अगर देखोगे तो पाँव में इन्होंने घुंघरू पहन रखे हैं। इसके अलावा फ्लाई मास्क है इनके पास, है ना, जो काफ़ी बड़ा है, यहाँ तक कंधे के नीचे तक जो आपको लटकता हुआ दिखेगा। ये आपको जूड़ा मिलेगा। ये ऑर्नामेंटेशंस जो इन्होंने सर पे पहन रखी है, ज्वेलरी, इनकी जो पीठ है वो बेयर बैक है, और जो वस्त्र हैं वो वस्त्र हाथ से होकर नीचे ज़मीन को टच कर रहे हैं। हैवी ब्रेस्ट है, और कानों में इन्होंने जो है इस प्रकार के बड़े ईयरिंग्स पहन रखे। तो इस प्रकार से ये जो यक्षिणी की प्रतिमा है, इसकी ब्यूटी को हम एडमायर कर सकते हैं। ये दीदारगंज से पाई हुई यक्षिणी है। एक बार इनके सभी फीचर्स को वापस से देख लेते हैं। ये सैंडस्टोन की बनी हुई मूर्ति है। ये हैवीली पॉलिश्ड है। ये वेल प्रोपोर्शनड है, यानी पूरी बॉडी में फ्लैश जो है वो प्रॉपरली प्रोपोर्शन में बनाया गया है। फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर है, मूर्ति कला है। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और, जैसे यक्षिणी की अगर बात करें तो उनके हाथ में एक चौरी या फ्लाई विस्क है। लेफ्ट हैंड जो है वो ब्रोकन है। राउंड मस्कुलर बॉडी है, राउंड फेस है, फ्लैशी चीक्स है, नेक स्मॉल है, और शार्प आइज हैं, शार्प नोज और शार्प लिप्स हैं। ये सारे फीचर हमें यक्षिणी के मिलते हैं। अगर ध्यान से देखें तो यक्षिणी का जो गले में नेकलेस है, जो हार है, वो हार काफ़ी बड़ा है। मोतियों का भी इन्होंने माला पहन रखी है गले में।
ये हार बेली या पेट तक लटका हुआ है, बल्जिंग बेली है, इनकी बेली बल्जिंग है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता में जो मेल टॉर्सो देखा था, उस मेल टॉर्सो का भी जो बेली था वो बल्जिंग बेली की कैटेगरी में आता था, बल्जिंग बेली की कैटेगरी में आता था। गारमेंट्स जो इन्होंने पैरों में डाल रखे हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं, और उसके साथ ही साथ थिक ऑर्नामेंट्स हैं। जो बेल लाइक ऑर्नामेंट्स इन्होंने घुंघरू पाँव में डाल रखे हैं, वो घुंघरू हमें विजिबल हैं। बैक जो है, उस बैक से होते हुए जो रोब इन्होंने डाला है, वस्त्र, वो हमें दिखाई देता है। इम्प्रेसिव बैक और बेयर बैक है, बिना किसी वस्त्रों के। हैवी ब्रेस्ट है, हेयर टाइड इन अ नॉट, बालों में जूड़ा लगा हुआ है, और हाथों में एक फ्लाई विस्क देखने को मिलती है जो काफ़ी बड़ी है। तो ये तो हो गए यक्षिणी के फीचर्स। इन फीचर्स के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जो एक फीचर है मौर्यन टाइम पीरियड का, वो फीचर है हमारा स्तूप। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा स्तूप आर्किटेक्चर से। स्तूपास जो हैं वो बड़े पैमाने पे मौर्यन पीरियड में देखने को मिले। अब चूंकि अशोक जो है वो अनुयायी हैं, फॉलोअर हैं, उपासक हैं। उपासक हैं कौन से धर्म के? बुद्ध धर्म के। तो इसलिए ये बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेके आते हैं। ये धम्म महामात्य अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, धम्म महामात्य अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। ये जुडिशियल ऑफिसर्स रजूकास की नियुक्ति करते हैं। ये जो है बहुत सारी गुफाओं को, केव्स को अलग अलग संप्रदायों को दान में देते हैं। ये बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं, और ये बहुत सारे स्तूप बन पाते हैं। अशोक बहुत सारे स्तूप बन पाते हैं। एक मान्यता तो ये भी है कि अशोक 84,000 से ज़्यादा स्तूपास का निर्माण करते हैं। तो स्तूप आर्किटेक्चर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक हुआ। तो अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा स्तूप आर्किटेक्चर। स्तूप आर्किटेक्चर जो कि दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। मौर्यन पीरियड से स्तूपास का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने उन सभी फीचर्स पे चर्चा करी जो मौर्य टाइम पीरियड से हमें स्तूप आर्किटेक्चर से और जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड आर्ट और आर्किटेक्चर से देखने को मिलेंगे, जिसमें स्तूप आर्किटेक्चर एक पहलू मात्र है। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कंटिन्यू लर्निंग।